टाइम पर हम लोग हुक्स के नियम को पढ़े थे। तो हुक्स ने क्या बताया था कि हुक्स ने बताया था कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ना विद इन इलास्टिक लिमिट और लघु विकृतियों के लिए, ठीक है, जो प्रतिबल होता था वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता था। ठीक, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे थे तो हमारे पास, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे थे, तो एक कांस्टेंट आ रहा था E इंटू स्ट्रेन, कैपिटल E। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल E को हम लोग डिफाइंड किए थे एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। और इसका नाम हम लोग क्या दिए थे कैपिटल E का? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने क्या किया था, इसके यूनिट और डायमेंशन फाइंड किया था। तो यूनिट क्या आई थी? तो यूनिट ना, तो सिंस क्या हो जाएगा? सिंस E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल का जो मात्रक होता है, प्रतिबल की जगह हम लोग क्या रखते हैं? F अपान A डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, आपका लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो डेल्टा L, कैपिटल L ले लीजिए आप लोग, तो बाई कैपिटल L। तो इस प्रकार से इसका कुछ मात्रक नहीं होता, यानी विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति क्या है? एक विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है, इसलिए एक विमाहीन राशि होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इस प्रकार से जो मात्रक बचता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यह प्रत्यास्था गुणांक का, वो केवल F अपान A या स्ट्रेन की यूनिट बचती है। तो स्ट्रेन की यूनिट ना का मात्रक। और ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम लोग डायमेंशन निकाले थे, तो डायमेंशन हमें क्या मिला था? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन का MLT-2 और मीटर का L2, मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से फाइनली ये मिल जाता है ML-1 और T-2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हम लोग, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस को भी पढ़ा था, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि y की जो वैल्यू होती है, y इज इक्वल टू क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति ना। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। बाद में जब हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन दोनों फाइंड कर लिया था, y का भी। ठीक है, नहीं, y का यूनिट और डायमेंशन नहीं फाइंड किए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सेटिंग आप लोग यही कर लीजिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमा तथा मात्रक। हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, हाँ, यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़ रहे थे, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यंग्स मॉडुलस जो था, ये थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से पढ़ा था, थॉमस यंग। जबकि इसकी खोज, और इसका नाम कब पड़ा था? 19वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, जबकि इसकी खोज जो थी वो 17वीं शताब्दी में ही, यानी कि 18वीं सेंचुरी में, 1723 इसके आसपास यूलर नामक साइंटिस्ट ने की थी, EULER। ठीक है ना, इनके नाम पे इसका नाम नहीं रखा गया। बाद में जब 19वीं शताब्दी में थॉमस यंग करके साइंटिस्ट आए, तो इन्होंने जो प्रत्यास्था गुणांक और इससे रिलेटेड चीज़ें थी, इस पर काफ़ी वर्क किया था। ठीक है, तो लास्ट में इनके नाम से इसका नाम रखा गया यंग्स मॉडुलस या यंग का प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या? y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य, ठीक है, प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो जब आप यूनिट और डायमेंशन को कैलकुलेट करने जाओगे तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल F अपान A, अनुदैर्ध्य विकृति
डेल्टा एल अपान एल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके पास 9 यूनिट, ये क्या है, विमाहीन, तो विमाहीन राशि, तो बचेगा क्या यूनिट, तो y की भी जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस की यूनिट के बराबर ही होगी, ठीक है, यानी कि प्रतिबल की यूनिट ना, स्ट्रेस का मात्रक। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 और t-2। ध्यान दीजिएगा। तो चाहे आप प्रत्यास्था गुणांक पढ़ो, चाहे यंग का प्रत्यास्था गुणांक पढ़ो, आने वाले में और आगे जो टॉपिक्स हैं आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक पढ़ो या दृढ़ता गुणांक पढ़ो, हर प्रकार के जो गुणांक हैं सबका यूनिट और डायमेंशन सेम, ठीक है, सेम टू सेम। तो नोट कर लीजिए इतना जल्दी से। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग एक क्वेश्चन लिखिएगा ना, कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, स्टील रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो हाँ, नहीं दिख रहा, नहीं सफ़ेद नहीं है, सही है, एक्सप्लोजर लॉक करना पड़ेगा ना। उस कमरे में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, हाँ ठीक हो गया, ऑन था, अच्छा मैंने बंद नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि स्टील जो है रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो हमें जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपसे बताया जाएगा कि इस मटेरियल को आप प्रूव कीजिए कि कौन ज़्यादा, या दो मटेरियल्स है तो उन पे कंपैरिजन करके बताइए आप कि कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जितने भी मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल्स होंगे, तो उनका जो हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा, उनका यंग प्रत्यास्था गुणांक देखेंगे और यंग प्रत्यास्था गुणांक को कंपेयर करके जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, ठीक है। तो और यंग प्रत्यास्था गुणांक आपको जानना है तो आप गूगल करके किसी भी मटेरियल का, स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक जानना है तो लिख दीजिए स्टील्स यंग्स मॉडुलस, तुरंत दे देगा कि इतना होता है ना। ये सब की सब एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है, हर एक मटेरियल का यंग प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग थ्योरेटिकल में थ्योरी के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से जो स्टील है रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, स्टील की प्रत्यास्था रबर की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो प्रूफ तो इसमें लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं माना, लिखते जाइएगा, माना समान लंबाई कैपिटल एल की रबर व स्टील के दो तार हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास रबर और स्टील के दो तार हैं जिनकी लंबाई समान है, कितना, कैपिटल एल, ठीक है। तो माना तो रबर व स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्रमशः, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्रमशः पहले किसकी बात की गई है, रबर, तो रबर का आर ले लीजिए और स्टील का YS, रबर का YR व YS है, ठीक है। फिर उसके बाद माना इन तारों पर
समान भार mg, समान भार mg लटकाने पर इनमें, इनकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, ठीक है, क्या है, क्रमशः, ध्यान दीजिएगा। तो पहले रबर का तो डेल्टा एल आर व स्टील का डेल्टा एल एस है, ठीक ना। हम लोग फिगर इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बेस है और इस रिजिड बेस पर दृढ़ आधार पे हम लोगों ने क्या किया है, रबर का बांधा एक तार और एक तार स्टील का बांधा है। हो रहा है ना। तो देखिएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास रिजिड बेस है और इस पर हम सेम वायर, सेम लंबाई के, तो पहला एक हो गया ये आपका स्टील का, ठीक है, और इसी लंबाई का दूसरा वायर हम लोग यहाँ पर लटकाते हैं। तो ये किसका होगा, आपका रबर का। ध्यान दीजिएगा, तो इनकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल, सेम लंबाई है, कैपिटल एल। अब जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सेम भार इसमें लटकाएंगे, इसमें भी वही भार mg, इसमें भी, तो कौन ज़्यादा खींचेगा, रबर वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रबर है और ये वाला स्टील है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा खींचेगा, रबर वाला। तो रबर वाला खींचकर हम लोग कंसिडर करते हैं कि इतने लंबाई तक बढ़ जाता है और इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई में वृद्धि होगी, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी कितनी होगी, डेल्टा एल रबर का आर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और स्टील जो होगा वो कम खींचेगा, बस इतना ही, हाँ और कम भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको दिखे भी ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा एल, स्टील का एस, इस प्रकार से। तो हम दोनों का यंग प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग निकालेंगे ना। होने वाली वृद्धि डेल्टा एल व डेल्टा एस है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, स्टील का, पहला स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग लिखते जाइएगा, प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है स्टील का। तो फॉर्मूला आपके पास होता है वाई एस, एस फॉर स्टील इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना, कैपिटल एम जी और उसके बाद डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाई पाई आर का स्क्वायर ना, आर स्क्वायर और क्या था, स्मॉल एल यानी कैपिटल एल, ये होता है, ठीक है। ऊपर, अच्छा नीचे डेल्टा एल, ऊपर एल, ठीक है, ऊपर एल एस और नीचे डेल्टा एल, तो डेल्टा एल एस ये हो जाएगा, ठीक। तो स्टील के बाद जब हम लोग क्या करेंगे, रबर का ना, रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो कितना मिल जाएगा हमें, वाई आर, तो आर इज इक्वल टू, तो एम जी एल आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल आर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर जो है क्या है, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो दोनों के लिए बराबर है, सॉरी रेडियस ना, ठीक है। तो आर मोटाई यानी कि इनकी रेडियस दोनों की जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की त्रिज्या, तो दोनों की बराबर है, इसमें आपको अलग अलग नहीं कंसिडर करना है। तो वाई एस और वाई आर, फिर हम लोग क्या करते हैं, तो वाई एस और वाई आर को डिवाइड कर देते हैं। तो वाई एस डिवाइडेड बाई वाई आर जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वाई एस, तो एम जी ना एल आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल
आर पूरे का डिवाइडेड बाई एम जी एल एस डिवाइडेड बाई पाई आर का स्क्वायर डेल्टा एल एस। ठीक है, तो ये वाला सबसे ऊपर जाएगा स्टेप और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसको लिख पाएंगे वाई एस डिवाइडेड बाई वाई क्या बचा आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हुआ था, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम से एम, जी से जी कैंसिल आउट, पाई आर स्क्वायर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या, तो बचा एल आर डेल्टा एल एस। तो एल आर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल एस और पूरे का डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा डेल्टा एल आर और एल एस। तो एल एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल आर। बट अब यहाँ पे क्या है, आपको बताया गया था, ध्यान से देखिएगा, कि माना समान लंबाई L, यानी कि प्रारंभ में स्टील का जो तार है उसकी लंबाई एल आर और लो भाई मेड इन चाइना देखो तो क्या आ जाएगा, बट एल आर इज इक्वल टू एल एस और किसके बराबर है, कैपिटल एल के। ठीक है, तो जब आप इनकी जगह पर रखोगे ठीक है, तो यहाँ पे एल आर एल एस सब दोनों जगह हम क्या रखेंगे, एल रखेंगे। जब एल रखेंगे तो आपका हो जाएगा वाई एस डिवाइडेड बाई वाई आर इज इक्वल टू एल आर एल एस, दोनों की जगह पे एल। तो या तो इन दोनों जब बराबर है तो इनको कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एल आर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, करिए। देखिए, तो यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ था उसको आप लोग गौर कीजिएगा, आर की जगह पे एस होना चाहिए था, तो उसको हम करेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो वाई आर अपन वाई एस की वैल्यू हमें मिली है वाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई एस, यहाँ पे देख लो, इज इक्वल टू डेल्टा एल एस अपान डेल्टा एल आर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्ट करते हैं। जब रिवर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ध्यान से देखिएगा, वाई एस डिवाइडेड बाई वाई आर इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल आर और डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस, ये मिल गया। अब इसमें सिंस जो डेल्टा एल आर यानी कि रबड़ की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, डेल्टा एल एस, स्टील की तुलना में। जब भी आप सेम वेट लटकाओगे तो आप अच्छा जानते हो कि रबड़ बहुत ज़्यादा खींचेगा जबकि स्टील बहुत कम। तो अगर सिंस डेल्टा एल आर इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन आपको कितना मिलेगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, किसी भी भिन्न में अगर जो हमारे पास न्यूमरेटर है यानी अंश का मान हर से ज़्यादा हुआ तो भिन्न हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से अधिक होगी। फॉर एग्जांपल P बाई क्यू इज़ इक्वल टू 5/3, कितना आ जाएगा, 3 × 3, 3 संग 18, 1.67 समथिंग। ठीक है ना, तो कुछ भी अगर आप जो ये आपका क्या होता है, अंश होता है, ये वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो अगर अंश का मान हर से ज़्यादा हुआ तो पूरी की पूरी भिन्न आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो सिंस डेल्टा एल आर इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, देयरफॉर डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस विल बी ग्रेटर देन कितना, 1, 1 से ज़्यादा होगी। तो जब ये 1 से ज़्यादा होगी तो देयरफॉर वाई एस डिवाइडेड बाई वाई एल विल बी ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वाई एस विल बी ग्रेटर देन वाई एल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि स्टील का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो रबर के यंग प्रत्यास्था गुणांक से ज़्यादा होगा, ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है, तो स्टील का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है रबड़ के यंग प्रत्यास्था गुणांक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्टील की प्रत्यास्था ज़्यादा होती है रबड़ की तुलना में। अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपके माइंड में कि आप लोग प्रत्यास्था का मतलब शायद इस चीज़ से समझते हो कि कोई वस्तु कितना खींचती है। ठीक है, तो प्रत्यास्था का मतलब इस चीज़ से नहीं कि किसी वस्तु में इलॉन्गेशन कितना होता है उसको खींचने पे, या इलॉन्गेशन या कंप्रेशन कितना होता है, बल्कि प्रत्यास्था का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को डिफॉर्म करने पर यानी उसके रूप को विरूपित करने पर वो कितना ज़्यादा प्रयास करती है अपने रूप को फिर से वापस पाने का। ठीक है, तो जो वस्तु जितना ज़्यादा प्रयास करती है अपने रूप को फिर से मेंटेन करने का, उसकी प्रत्यास्था उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है,
और प्रत्यास्थता चेक करने का मैंने आप एक एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए कि आप एक रिजिड बेस, आपके पास कोई जैसे फर्श हो गई, एकदम से रिजिड फर्श हो, टाइल्स की बनी हुई, ठीक है, उसके में आपके पास 2 बॉल्स हों, सेम बॉल, एक रबड़ की ले लीजिए, ठीक है, सेम साइज़ की, मतलब कि आकार सेम हो ना, और एक स्टील का ले लीजिए, और दोनों को सेम हाइट से छोड़िए। ध्यान दीजिएगा, छोड़ते समय उनको फ्री फॉल कराना है, यानी कि उनको आराम से पकड़िए रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टील की बॉल है वो ज़्यादा उछलेगी रबड़ की बॉल के कंपैरिजन में। अब ये बात अलग है कि आप रबड़ की बॉल से खेलने लगो तो पिंग पोंग वाली गेंद आती है, कितना ज़्यादा उछलती है, 5 रुपये वाली आप लोग देखते हो, ठीक है। तो उस तरीके से हमें कंपैरिजन नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, एक रिजिड बेस रखना है नीचे, एकदम मजबूत आधार हो, और दोनों बॉल्स को साथ में छोड़ना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से डॉटेड, ये फिगर में हाँ डॉटेड रहता है, नहीं बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब नोटेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यास्थता का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, नोट कर लीजिए। तो इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें मैंने केवल इतना बताया कि अगर आपके पास जो रबड़ की तार में लंबाई है, यानी वृद्धि है, डेल्टा एल आर का मान क्या होगा, स्टील की तार की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ये हम लोग नेचुरली जानते हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि अगर रबड़ के तार को लिया जाए, खींचा जाए, और स्टील के तार को लिया जाए, सेम फोर्स से खींचा जाए, तो कौन ज़्यादा बढ़ेगा। तो रबड़ की तार में चूँकि ये वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में जो डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस, हमारे पास जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि जब भी किसी भी भिन्न में, भिन्न क्या है कि किसी भी जिसे भी PYQ के फॉर्म में लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। तो किसी भी भिन्न में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है अंश, नीचे वाला जो पोर्शन होता है हर, ठीक है। अगर अंश का मान हर से ज़्यादा हुआ, जैसे ये 5 है, ये 3 है, तो अंश ज़्यादा है, हर कम है, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो भिन्न है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। आप कितने भी सारे एग्जाम्पल्स ले लो, कैसे भी कंसिडर कर लो, भिन्न का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर अंश जो है हर से ज़्यादा है तो भिन्न की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा। और ये साइन क्या बताता है, ग्रेटर देन। समझने का तरीका हम क्या बताए थे कि जिधर की ओर मुंह खुला, ठीक है, वो बड़ा। अगर x और y लिखा है तो इसमें बड़ा कौन है, x बड़ा है। क्यों, क्योंकि x की ओर मुंह खुला है। और इसको आप अपने तरीके से समझ लो कि जब भी आप मुंह खोलते हो तो कुछ बड़ा ही मांगते हो, ठीक है ना। तो वो चाहे रक्षाबंधन का गिफ्ट हो जाए, बर्थडे का गिफ्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का गिफ्ट हो जाए, मुंह खोलते हो तो केवल बड़ा मांगने के लिए, ठीक है। तो मुंह खुला तो मतलब कि इधर वाली संख्या बड़ी, और इधर बंद है तो उधर छोटा है, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा कर देते हैं, इस प्रकार से लिख दिया जाता है ना, अब कौन बड़ा है, कन्फर्म है ना, ठीक है। अच्छा, अब कौन बड़ा है, यस बड़ा। तो जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, इसको इस तरीके से समझो ना। ग्रेटर देन का जो साइन है आपको क्लियर हो जाएगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का भी। तो मुंह बंद है तो छोटा ना, इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, चलो देखो, ठीक है। तो जब इसकी जगह ग्रेटर देन 1 कर दिए तो YS अपान YR इज ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा हो गया 1 में, तो YS ग्रेटर देन YR। चूँकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से ज़्यादा है, अतः स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होगी, ठीक है। तो लिख दीजिए एक लाइन में, ठीक है, लिख दीजिए, चूँकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, चूँकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है, रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है, चूँकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है, अतः स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होती है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रो। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कर लीजिएगा हेडिंग, और याद कर लीजिएगा हुक को, ठीक है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन
प्रत्यास्था गुणांक इसका नाम होता है अंग्रेजी में बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये क्या होता है बल्क मॉडुलस, यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। लिखते जाइएगा, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं ना। तो लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमें बस इतना ही याद रखना है ना। एक मार्कर क्या हुआ, अच्छा मेरे यहाँ। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक होता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो इसे हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बल्क। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल ना। अभिलंब प्रतिबल को हम लोग दाब कहते हैं, दाब डिवाइडेड बाई आयतनात्मक विकृति। ठीक, तो क्या हो गया हमारे पास, तो B इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल को क्या कहते हैं, दाब कैपिटल P डिवाइडेड बाई आयतनात्मक विकृति, पर मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो डेल्टा V और डिवाइडेड बाई V। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दाब हमेशा किसी भी तल पे क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में दाब डाल रहे हैं, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, प्रेशर किधर के, अंदर की ओर। ठीक है, तो दाब हमेशा क्या होता है, किसी तल पे अभिलंबवत होता है, और अभिलंबवत किसी तल पर, किसी सरफेस पे अभिलंबवत कार्य करने वाले बल को ही ना, पृथ्वी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत कार्य करने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, दाब भी एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो हमेशा किसी पृष्ठ पे अभिलंबवत ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि दाब और बल में क्या अंतर है। तो अंतर आपको ये बताया जाता है कि दाब भी एक प्रकार का बल ही है, लेकिन दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल एक सदिश राशि है। अब उसमें क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों, दाब अदिश क्यों हो गया, जब बल ही है तो उसे सदिश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सदिश की जो डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट रहती है, बदलती रहती है। बल किसी तरीके से, बल आप कुछ एंगल पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दाब के साथ ऐसा नहीं होता। दाब हमेशा एक फिक्स्ड यानी कि परपेंडिकुलर ही कार्य करता है, वो किसी एंगल पर कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो सदिश के नियमों को पालन नहीं करता, इसलिए दाब अदिश है। ठीक है ना, गूगल वगैरह पे आप चेक कर लीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें समझाने वाला क्या पॉइंट था, समझाने वाला ये पॉइंट था कि जब भी किसी वस्तु पर दाब बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वस्तु का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, घट जाता है। मैंने बताया था आपको कि सपोज़ कीजिए कि पानी में हम किसी बॉल को डाल देते हैं ना, पानी में हम किसी बॉल को जब डालते हैं तो पानी जो है उस पर हर डायरेक्शन से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है।
और इसी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, अभिलंबवत अगर बल है तो उसे दाब कहेंगे। तो पानी जब इसके पूरे पृष्ठों पे लंबवत दाब लगाता है, जिसे हम बोलते हैं तरल दाब, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आकार है, साइज़, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो घट कर रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब, तो इसकी साइज़ जो है छोटी हो जाएगी ना, घट कर। तो अब ये इतना बड़ा था स्टार्टिंग में और अब घट कर इतना कितना हो गया, छोटा हो गया। इस प्रकार से इतना बड़ा बचा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप एक्चुअल में दाब लगा रहे हो धनात्मक डायरेक्शन में, दाब की डायरेक्शन कायदे से ऐसे ही होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा तो इस तरीके से देखिएगा। अब जब हम क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन देखेंगे, तो आयतन में परिवर्तन, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। परिवर्तन मार्कर चल नहीं रहा है दूसरा। आयतन में परिवर्तन जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से। पहले हम लंबाई के केस में समझा रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा वायर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L। बाद में इसको खींचा तो इसको खींचने पर लंबाई क्या हुई, और बढ़ गई। कितनी वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा L। तो डेल्टा L की वृद्धि आप कैसे निकालोगे, तो वृद्धि कैसे निकालोगे, तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, अंतिम लंबाई और माइनस प्रारंभिक लंबाई। तो अंतिम लंबाई कितनी थी, अंतिम लंबाई आपकी L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L इतनी हो गई है, ठीक है। तो L प्लस डेल्टा L अंतिम लंबाई, माइनस प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, केवल L, ठीक है। तो केवल L, तो L से L कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, डेल्टा L। ये क्या है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दाब इस डायरेक्शन में लगता है तो ये क्या करेगी, एक्सपैंड कर जाएगी, बड़ा हो जाएगा। तो इसका आयतन V से बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन, अंतिम आयतन तो कितना, V प्लस डेल्टा V, और माइनस प्रारंभिक आयतन क्या था, V। तो ये कब था, जब इस पर दाब बाहर की डायरेक्शन में लगा रहा था, मतलब निगेटिव कार्य कर रहा था तब। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो इस तरीके से किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग लगा रहे हैं इसमें तो क्या हो रहा है, इसकी आयतन में कमी आ रहा है। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन जब देखेंगे तो अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, तो अंतिम आयतन आपका घट जाएगा, तो V माइनस डेल V, ठीक है, और माइनस V, तो V से V कैंसिल आउट, कितना आया, माइनस डेल V। और माइनस साइन क्या बताता है, आयतन में कमी को बताता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यही यहाँ पे समझना ज़रूरी था। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दाब आपका क्या हो जाएगा, सही डायरेक्शन में होगा या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो B इज़ इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस में P इंटू V डिवाइडेड बाई डेल्टा V। तो ये हो जाता है आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा, तो माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता है, ठीक है। तो माइनस साइन ये बताता है, माइनस साइन, माइनस चिन्ह ना, ठीक है। तो या तो फिर इसमें हम लोग पॉइंट वाइज कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यदि दाब धनात्मक रहेगा, दाब धनात्मक, ठीक है, दाब धनात्मक होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आयतन में कमी आएगी ना। तो आयतन में कमी, अगर दाब धनात्मक रहेगा यानी कि इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है तो आयतन में कमी आएगी। और जब आयतन में कमी आएगी, ठीक है, तो ये जो बल्क मॉडुलस है आपका B ना, आयतन में कमी यानी कि आयतन को आप क्या कर दीजिए, कमी मतलब कि निगेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दाब धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो दाब पॉजिटिव हो गया तो आयतन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इस केस में जो बल्क मॉडुलस रहेगा यह आयतन प्रत्यास्था गुणांक रहेगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, धनात्मक ही, भले यहाँ पे निगेटिव आया है, ठीक है ना, भले यहाँ पे निगेटिव आया है लेकिन फिर भी आयतन प्रत्यास्था गुणांक धनात्मक ही माना जाएगा। यहाँ पर अगर निगेटिव है तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक धनात्मक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक ऋणात्मक।
क्योंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब ही यही है कि वो तभी सही चीज़ बताएगा जब दाब क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर दाब धनात्मक तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपका धनात्मक ना, ऋणात्मक क्या हुआ, आयतन ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट में भी आप लिख दीजिएगा, तो यदि दाब क्या हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की ओर, दाब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक रहेगा ना, निगेटिव, तो क्या बताएगा ये, तो ये बताएगा आयतन में वृद्धि को ना, तो आयतन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो इस केस में जो आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ऋणात्मक हो जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए फॉर्मूला बना, फिगर बना लीजिए ये वाला और नोट कर लीजिए नीचे वाला फिगर। ध्यान समझना, इस तरीके से किसी को समझाना होगा तो इस तरीके से बताना, नहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा कि माइनस का यहाँ पे क्या मतलब और माइनस क्यों आया। ये क्या है, दाब, सब आया ना, हाँ सबका सबका सब सेम टू सेम। फिर भी निकाल देते हैं क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सिंस बीटा बी इज़ इक्वल टू क्या आता है, माइनस में p इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, यही होता है ना। ठीक है, तो p का मात्रक, p क्या है, दाब, तो दाब का मात्रक मल्टीप्लाइड बाई v, आयतन, आयतन का मात्रक, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, आयतन तो आयतन मात्रक, और डिवाइडेड बाई क्या है, आयतन में वृद्धि, ये भी आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं होना है। तो दाब का मात्रक, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना आ गया, तो वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वीमा क्या हो जाएगी, वही पुरानी वाली डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ml-1 और t-2। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा संपीड्यता। ठीक है, ये संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। बस उतना ही लिखे हो, ठीक है। तो संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो गुणांक लिखते जाओ के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, तो संपीड्यता की डेफिनेशन क्या होती है, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। गुणांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संपीड्यता का 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी 1/, तो बीटा से इसे डिनोट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 1/कैपिटल बी, बी फॉर बल्क मॉडुलस। ठीक है, और क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 1 बाई बी इज इक्वल टू, तो बी इज़ इक्वल टू बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो बीटा इज़ इक्वल टू 1 बाई बी की वैल्यू रख दो, तो माइनस में कैपिटल पी इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी ऊपर जाएगा, तो बीटा इज़ इक्वल टू माइनस में डेल्टा वी डिवाइडेड बाई पी इंटू वी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी अपान वी का कुछ होना नहीं है, तो 1 बाई पी का मात्रक, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे पी का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। वीमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन मीटर L2 डिवाइडेड बाई न्यूटन का ML_T-2। चलिए ऊपर जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा M-1 L और T2, सही है ना, जस्ट अपोजिट। क्यों विकास, नोट डाउन।